Hello students, myself Kalpana Gupta, Department of Chemistry, RR College, अलवर। आज हम हमारे इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में आप लोग कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन और मुक्त मूलक जैसे मध्यवर्ती के बारे में पढ़ चुके हैं। कार्बीन ये भी एक मध्यवर्ती है जो कि अभिक्रिया के मध्य में बनता है। इस कार्बीन में हम पढ़ेंगे कार्बीन की संरचना, कार्बीन कैसे बनता है, किन अभिक्रियाओं में बनता है और इसकी एप्लीकेशन और रिएक्शंस। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि कार्बीन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कार्बीन को। वो स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन और कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होती है। आपको मैंने पहले लेक्चर में और कार्बोनियम आयन पढ़ाया था। कार्बोनियम आयन के भारी कक्ष में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, किंतु कार्बीन और कार्बोनियम आयन में क्या फर्क हुआ? दोनों के भारी कक्ष में ही 6 इलेक्ट्रॉन है, किंतु कार्बोनियम आयन पर धन आवेश होता है और 3 बंध बनाता है। उसमें बंध पेयर की संख्या 3 होती है, किंतु कार्बीन के अंदर उदासीन है कार्बीन, सबसे पहली बात। और दूसरा, इस पर 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई आवेश नहीं है और ये 2 सिग्मा बंध और इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अर्थात 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 अनशेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए कार्बीन बहुत रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो नैनो सेकेंड्स में होता है, तो इसलिए बहुत क्रियाशील होता है। भारी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है और कितने बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध 2, और 2 ही इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये कार्बीन अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर स्पीसीज है दैट कंटेन अ डाइवेलेंट कार्बन एटम सराउंडेड बाय सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो कार्बन पर कोई आवेश नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस कारण इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। डाइवेलेंट कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 बंध बनाता है। तो 2 प्रतिस्थापित समूह लगे हो सकते हैं, H होगा, H भी हो सकते हैं, कोई R भी हो सकता है, कोई हेलोजन भी हो सकता है, CCl2 तो हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन जो है मुख्यतः क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए 2 प्रकार की होती है कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। नीचे आप चित्र में देख रहे हैं सिंगलेट कार्बीन। इसमें कार्बन का संकरण sp2 होता है तथा 2 इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं। आप देख रहे हैं कि 3 sp2 कक्षक हैं। एक sp2 कक्षक ने एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरे sp2 कक्षक ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया हुआ है और तीसरा जो sp2 कक्षक है उसमें 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि बंधन में भाग नहीं लिया वो उसमें उपस्थित रहते हैं और एक खाली p कक्षक आपको दिखाई दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि sp2 कक्षक में उपस्थित हैं। इस प्रकार से भारी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ जो टोटल स्पिन है यौगिक का, कार्बीन का, वो हो जाता है 0 और बॉन्ड एंगल यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो रहता है 102 डिग्री, क्योंकि जो sp2 कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो इन बंधित कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डेड पेयर में रिपल्शन लगाते हैं। उसकी वजह से दोनों बॉन्ड थोड़े दब जाते हैं और बॉन्ड एंगल 120 ना होकर कितना हो जाता था यहाँ पर 102 डिग्री, अर्थात बैंड स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर संकरण sp2 होते हुए भी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करते हैं, जिससे कि बॉन्ड एंगल घट जाता है और 102 ही रह जाता है। ट्रिपलेट कार्बीन में
संकरण दो प्रकार का हो सकता है, sp भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें संकरण sp2 दिखाया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक sp2 कक्षक में है और एक इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है, जबकि सिंगलेट कार्बाइन में p कक्षक खाली था। तो अगर ट्रिपलेट कार्बाइन में sp2 संकरण पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जैसे कि चित्र में दिखाई गई है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है sp2 कक्षक में, और इसलिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सिंगलेट कार्बाइन की तुलना में कम होगा। इसलिए यहाँ बॉन्ड एंगल 130 से 150 के बीच में रहता है, यानी कि बॉन्ड एंगल ज्यादा रहता है, अर्थात ये दूरी पर रहते हैं। अब हम इनकी बात करें कि हमने कहा कि कार्बाइन उदासीन है, तो उसके लिए आप जान चुके हैं कि हम किसी भी यौगिक को हम कहते हैं या कोई भी स्पीसीज है कि वो उदासीन है या उस पर कोई धन आवेश है या ऋण आवेश है, ये उस डिपेंड करता है कि उस पर नियमनिष्ठ आवेश कितना है, अर्थात फॉर्मल चार्ज कितना है। तो फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो आपने को याद होगा, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीसीज पे हमें फॉर्मल चार्ज देखना है जिस परमाणु पर, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या अर्थात वर्ग संख्या माइनस बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं माइनस अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्डेड पेयर हो गए तो -2, और 2 ही इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से अगर हम गणना करें तो इस पर नियमित आवेश 0 आ जाता है, अर्थात कोई आवेश नहीं है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कार्बाइन 2 प्रकार की होती है। तो अब हम इनके बारे में और अध्ययन करेंगे, इनकी संरचना के बारे में, इनके स्पिन के बारे में, कार्बाइन, सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में। तो ट्रिपलेट कार्बाइन ज़्यादातर स्थायी रहती है गैसीय अवस्था में, जबकि सिंगलेट कार्बाइन मुख्यतः जलीय माध्यम में पाई जाती है। ट्रिपलेट कार्बाइन आर जनरली स्टेबल इन गैसियस स्टेट, while singlet carbene occur more often in aqueous media. सिंगलेट कार्बाइन जैसे पहले भी आपको बताया कि इसका संकरण sp2 होता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो sp2 कक्षक में ही पाए जाते हैं। ये ट्रिपलेट कार्बाइन आपको दिखाई गई है, इसकी संरचना मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन sp2 संगृत कक्षक में रहता है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षक में रहता है। इसके अलावा ट्रिपलेट कार्बाइन का संरचना sp हाइब्रिडाइज भी हो सकती है। जब sp हाइब्रिडाइज होगा तो 2 sp कक्षक बनेंगे जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, और जो 2 असंकृत p कक्षक बचेंगे उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा विद पैरेलल स्पिन py और pz ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बाइन की ज्योमेट्री रहेगी लीनियर, और ऐसी कार्बाइन का मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, और यहाँ इसका टोटल स्पिन हो जाता है 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्ष में हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो गया हाफ प्लस हाफ, दूसरे का भी प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन हो जाएगा 1। इसलिए ये अनुचुंबकीय होता है, इसको डाई रेडिकल भी बोलते हैं। ट्रिपलेट कार्बाइन को हम डाई रेडिकल भी बोलते हैं, और इसको हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि sp2 जो संकरण अगर ट्रिपलेट कार्बाइन में अगर पाया जाएगा तो वहां स्ट्रक्चर होगा बैंड। तो इस तरह से सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। सिंगलेट स्टेट, इट इज अ कार्बोकैटायन लाइक इन नेचर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। तो सिंगलेट कार्बाइन कार्बोकैटायन की जैसे होती है नेचर के अंदर, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करेगी क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। स्ट्रक्चर इसका प्रॉपर ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता, बैंड स्ट्रक्चर होता है। सिंगलेट कार्बाइन जो है पार्टिसिपेट करती है कुछ रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं ये, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस, फिलोट्रोपिक रिएक्शंस, जिसमें ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी काम कर सकता है और एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं
अलग अलग कक्षकों में है तो इसलिए ये डाई रेडिकल नेचर में कहलाती है। अगर sp संकरण है तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, और अगर इसका संकरण sp2 है तो बैंड स्ट्रक्चर होती है। ट्रिपलेट कार्बीन हैव टू गो थ्रू एन इंटरमीडिएट विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सिंगलेट कार्बीन कैन रिएक्ट इन सिंगल कंसर्टेड स्टेप। अगर इसकी अभिक्रिया जब होती है कार्बीन की, तो ट्रिपलेट कार्बीन जब किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया करेगी तो 2 पदों में होगी, जबकि सिंगलेट कार्बीन एक ही पद में अभिक्रिया करेगी। अब हम बात करते हैं कार्बीन के बाद इसकी स्टेबिलिटी के बारे में। आपने 2 तरह की कार्बीन पढ़ी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो सिंगलेट कार्बीन जो ऐसे आपको पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है CH2, और हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन का नीचे, जो ये शो करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं। और बॉन्ड एंगल इसमें कितना रहता है, 103। जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 103 रह जाता है। तो जो कार्बीन है वो थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, इसलिए वो हाई एनर्जी की हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। यानी कि ट्रिपलेट कार्बीन सिंगलेट से ज़्यादा स्थायी होती है। ट्रिपलेट कार्बीन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में दिखाएंगे, दोनों ऊपर दिखा सकते हैं या दोनों नीचे दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस आपको डायग्राम में दिखाया है। बॉन्ड एंगल 180 होता है sp हाइब्रिडाइज्ड है तो, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो भी बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, 103 से 130 से 150 डिग्री के बीच में होता है, तो इसलिए यहाँ पर रिपल्शन कम होता है। तो ट्रिपलेट कार्बीन लो एनर्जी की रहती है और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर ट्रिपलेट कार्बीन 10 किलो जूल प्रति मोल सिंगलेट कार्बीन से ज़्यादा स्थायी है। किंतु सबसे इंटरेस्टिंग और जो नोट करने वाली बात है कि अगर जो प्रतिस्थापित समूह है कार्बीन में, अगर वो हैलोजन हो, मैंने लिखा है इफ CH2 कार्बीन अगर डाई हेलो कार्बीन है, तो उस स्थिति में सिंगलेट कार्बीन विल बी मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। तब सिंगलेट कार्बीन का स्थायित्व ट्रिपलेट कार्बीन से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्थायी है सिंगलेट से, अभी जो हमने पहले पढ़ा। लेकिन अगर ये कार्बीन के प्रतिस्थापित समूह H या R न होकर हैलोजन होगा, तो उस स्थिति में सिंगलेट कार्बीन ज़्यादा स्थायी होगी ट्रिपलेट कार्बीन से, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। आप डायग्राम में देखें नीचे, कार्बन से लगा है फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन एटम लगे हैं, 2 हैलोजन एटम लगे हैं जिनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। और क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक p कक्षक इसमें खाली है। सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर क्या है, sp2, तो एक p असंकृत कक्षक है, तो फ्लोरीन एटम का जो लोन पेयर है वो इस p कक्षक में चले जाते हैं, बैक बॉन्डिंग हो जाती है और उससे इसकी स्टेबिलिटी कार्बीन की बढ़ जाती है। तो इस बैक बॉन्डिंग के कारण कार्बीन स्टेबलाइज हो जाती है, जबकि ट्रिपलेट के अंदर ऐसी बॉन्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि उसकी लीनियर ज्योमेट्री है। तो इसलिए ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये उसी केस में होगा जब हाइड्रोजन एटम लगा होगा। अन्यथा नॉर्मल कार्बीन की हम बात करें तो ट्रिपलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी सिंगलेट कार्बीन से अधिक होती है। अब हम चलेंगे, जैसे हम डायग्राम में देखें स्पिन स्टेट, तो आप देख रहे हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं दोनों ही कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन भी और सिंगलेट कार्बीन भी। तो नीचे सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हुए हैं, और ट्रिपलेट कार्बीन का हमने संकरण लिया है sp2, और सिंगलेट कार्बीन का भी हमने संकरण sp2, दोनों का संकरण हम sp2 ही कंसिडर कर रहे हैं। तो जब sp2 संकरण होता है तो ट्रिपलेट कार्बीन में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन sp2 कक्षक में और एक p कक्षक में रहता है, और सिंगलेट कार्बीन में दोनों इलेक्ट्रॉन ही sp2 कक्षक में रहते हैं। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्थायी हुई और इसका स्ट्रक्चर हो गया बैंड।
अब इसको हम ट्रिपलेट कार्बीन क्यों कहते हैं? क्योंकि स्पिन है हाफ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो अलग अलग कक्षकों में, तो स्पिन कितना हो जाएगा? प्लस हाफ इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। s बराबर 1 हो गया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो गई, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। जबकि सिंगलेट कार्बीन में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन sp2 कक्षक में ही पाए जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा हाफ तो दूसरे का होगा माइनस हाफ, तो कुल स्पिन हो जाएगा 0, इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1 और इसलिए इस कार्बीन को हम कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ट्रिपलेट कार्बीन और सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कि कहाँ बनता है, जनरेशन कहाँ होता है कार्बन का। तो अनेक ऐसी रिएक्शंस हैं, जैसे फोटो तापीय अपघटन से बनता है, प्रकाशीय अपघटन से बनता है, या ट्रांजिशन मेटल हम कोई जैसे रोडियम, कॉपर, इनके माध्यम से भी कार्बीन का निर्माण होता है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, ये है डाईएजोमीथेन, CH2 डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N। इसका हम कर रहे हैं तापीय अपघटन, तो इससे नाइट्रोजन निकल जाएगी और आप देख रहे हैं बच गया CH2 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बीन। नेक्स्ट है कीटीन। कीटीन का भी तापीय प्रकाशीय अपघटन करते हैं तो इससे CO निकल जाता है और कार्बीन प्राप्त होती है। एक और नीचे आपको रिएक्शन दिख रही है R2C N डबल बॉन्ड N, साइक्लिक एजाइड। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन निकल जाएगी और आपको मिलेगी डाई एल्किल कार्बीन। एक और फोर्थ एग्जांपल है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि नीचे जो ब्रैकेट में है वो कार्बीन आपको दिख रही है कि वो इस रिएक्शन में कार्बीन बनी है। इस एग्जाम्पल को आप छोड़ भी सकते हैं, आप शुरू के 3 एग्जाम्पल पर ही फोकस करें। ये फिर थोड़ा सा रिपीट है, यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रोजन निकल रही है और कार्बीन बन गई डाई एल्किल कार्बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फोनाइल हाइड्रोजोन्स। ये जो यौगिक है सल्फोनाइल हाइड्रोजोन्स, इसको जब हम क्षार के साथ ट्रीट करते हैं तो सल्फोनिल ग्रुप निकल जाता है और इस तरह से मिल जाता है हमें डाई एजो एल्केन। सल्फोनिल एरिल ग्रुप निकलकर हमें मिल जाता है डाई एजो एल्केन, और इससे फिर जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर आ गया डाई एजो एल्केन, फिर उससे नाइट्रोजन निकल जाएगी और कार्बीन बन जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं, उनको जब हम क्षार के साथ ट्रीट करते हैं तो अल्फा एलिमिनेशन होता है। क्षार जो है इस जैसे एग्जांपल दिया हुआ क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन निकल जाएगा और कार्बन पर ऋणावेश आ जाएगा और फिर इससे एक और Cl निकल जाएगा, यानी कि अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगा और उससे बन जाएगा आपका डाइक्लोरोकार्बीन। और एक और रिएक्शन है जिससे कार्बीन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिमन स्मिथ रिएजेंट। ये है डाई आयोडो मिथेन। इसको जब हम मेटल जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो जिंक आयोडाइड बन जाएगा और कार्बीन। तो ये है सिमन स्मिथ रिएक्शन जिसमें डाई हेलो कंपाउंड्स को हम जिंक मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। ये भी बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन है, यहाँ पर भी अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, एक ही कार्बन से 2 परमाणु निकल रहे हैं H और Cl। पहले H निकला है और फिर Cl निकल गया और इस तरह से डाई एल्किल कार्बीन आपको प्राप्त हो गई। नीचे जो एग्जाम्पल है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। और
वॉल्फ जो रीअरेंजमेंट है, ये आप लोग अभी एल्कीन में पढ़ेंगे, तो वॉल्फ रीअरेंजमेंट है उसके अंदर भी कार्बीन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। आपको ब्रैकेट में दिखाया हुआ है, जो ब्रैकेट में दिखाया हुआ है वो कार्बीन है। आप पहचान सकते हैं कि सी, ये देखिए सी पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इसने बंद बनाए हुए हैं, तो उस प्रकार से ये स्पीसीज है कार्बीन। स्ट्रक्चर कैसा भी हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि कार्बन से 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो। समूह उससे कोई भी लगे हो सकते हैं, आर भी लगा हो सकता है, कोई बड़ा समूह भी लगा हो सकता है, कोई हेलोजन भी लगा हो सकता है, लेकिन वो कार्बीन होगी। अगर उसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश नहीं है, अब हम करते हैं लास्ट में इसकी एप्लीकेशंस कि कहाँ इसका यूज होता है। अमीन्स में एक रिएक्शन होती है, जैसे हम नेम रिएक्शन है कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो अमीन्स को जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ ट्रीट किया जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया क्लोरोफॉर्म को जब क्षार के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनती है, कार्बीन। तो वही स्टेप यहाँ होता है, क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में कार्बीन बनती है और ये कार्बीन अमीन्स के ऊपर रिएक्शन करती है और उसके बाद आपको बनता है एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। दूसरी है विटिंग रिएक्शन, इसमें ट्राइफेनल फास्फोरस और कार्बन की अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप हमें फाइनल प्रोडक्ट साइक्लिक एल्कीन मिलते हैं। इसके अलावा एलीन्स भी बनाई जाती हैं इससे। आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड C प्लस कार्बीन, तो पहले तो पाई बॉन्ड के अंदर इसका एडिशन हो गया कार्बीन का, उसके बाद सोडियम और ईथर की उपस्थिति में इसमें पुनर्विन्यास हो जाता है और बन जाती है एलीन। नेक्स्ट है राइमर-टेमर रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर मध्यवर्ती के रूप में बनती है। यहाँ आपका है फिनॉल, फिनॉल पर हम अभिक्रिया करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और जलीय KOH की, तो क्लोरोफॉर्म और जलीय KOH की अभिक्रिया से डाइक्लोरोकार्बीन बनेगी और ये डाइक्लोरोकार्बीन फिर फिनॉल पर अभिक्रिया करेगी और अंत में जो उत्पाद बनेगा फिनॉल के साथ ऑर्थो समूह पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। ओवरऑल इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर-टेमर रिएक्शन। जबकि अगर हम अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म NaOH की, तो वो रिएक्शन का नाम मैंने आपको बताया था अभी, कार्बिल अमीन रिएक्शन, जिसमें प्राइमरी अमीन से क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, और यहाँ पर राइमर-टेमर अभिक्रिया में बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। कुछ और रिएक्शंस है कार्बीन की, ये आप देखें। कार्बीन जो है डबल बॉन्ड के ऊपर यानी कि पाई बॉन्ड के ऊपर इसका योग हो जाता है और साइक्लिक यौगिक बन गया, एडिशन रिएक्शन। ये लाइट फॉर्मेशन, एल्किल हैलाइड के साथ CH कार्बन की अभिक्रिया होकर ये लाइट बन जाता है। ये लाइट्स वो होते हैं जिसमें हेलोजन के पास इस तरह से आवेशित स्पीसीज बन जाएगी, हेलोजन के पास प्लस है और C के पास नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट रिएक्शन होती है इंसर्शन रिएक्शन, सिग्मा बंध में समावेश, इंसर्शन रिएक्शन। तो जो R है और X Y, तो X और Y के बीच में जो सिग्मा बंध है उसमें कार्बीन का समावेश हो गया, इंसर्ट हो गई, इसलिए इसे कहते हैं समावेश अभिक्रिया। तो सिग्मा बंध के बीच में कार्बीन इंसर्ट हो जाती है और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया करके कार्बीन अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल यौगिक, स्थायी यौगिक बना लेती है। तो इस प्रकार से आपने कार्बीन पढ़ा कि कार्बीन कहाँ बनेगी। 2 प्रकार की कार्बीन होती है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। फिर उनकी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया और फिर उसकी रिएक्शंस। तो बच्चों, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और
बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रीन के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।